हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है एस्टेट पीजीटी कॉमर्स का जो सिलेबस हमने स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमारा पार्ट ए हमने स्टार्ट कर रखा है। और मैं बोल सकती हूँ कि भी हाफ पार्ट ए है वो हमने कंप्लीट कर लिया और बिल्कुल हमने सारा का सारा किया, कुछ भी हमने बीच में नहीं छोड़ा, जितना अभी तक मैंने जो मैं सिलेबस वाइज आपका चली हुई हूँ। तो आज हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए सिलेबस मेरे सामने, बिल्कुल अब सिलेबस सामने रख के ही मैं आप लोगों का यहाँ पे करा रही हूँ। तो हम करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो ये 2-3 टॉपिक है जिसको कि हम करेंगे। उसके बाद देखिए आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मिक्स। तो ये 6-7 टॉपिक आपके बचेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट ए मैं आपको ऐसे करा रही हूँ। पार्ट ए के लिए आपको जैसे डेली बेसिस पे आपको आधा घंटा 1 घंटे की वीडियो आपको मिल रही है, तो मैं सोच रही हूँ पार्ट ए को तो अब हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेते, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो पीजीटी का शायद 7 दिसंबर को है। ठीक है, और जो अभी आपका बचे 2 पार्ट आपके बचे हैं, पार्ट बी जिसके के अंदर हमारा अकाउंटिंग गिवन है। ठीक है, पूरा क्लास 11th और 12th के अकाउंट्स के टॉपिक आपके गिवन है। और इसी के साथ फिर हमारा पार्ट सी जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, कंपनी इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, शेयर कैपिटल, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इन सब की हम बात करेंगे। तो अभी जो मैंने सोचा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि अभी हम ऐसा करें या फिर नहीं करें। तो पार्ट ए को तो हम ऐसे ही कर ले, जैसे डेली के हमने 1-2 टॉपिक है उसको डिस्कस कर लिया। और पार्ट बी और जो पार्ट सी है ना, उसके लिए मैराथन रख लेते। ठीक है, क्योंकि पार्ट ए के लिए अभी मैराथन रखना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा, क्योंकि भाई पार्ट ए हम कर ही रहे हैं और हमने आधा पार्ट ए है उसको कर लिया, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। और पार्ट बी और सी के लिए मैराथन रख लेते हैं। या तो एक पार्ट बी के लिए मैं सोच रही हूँ कम से कम 2 मैराथन हम लेके आए, क्योंकि एक में तो आपका कंप्लीट नहीं होगा। और अगर एक ही मैराथन में रखूंगी तो फिर आपके काफी सारे में भी हो सकता है कि भी टॉपिक आपके छूट जाए। ठीक है, क्योंकि 2-3 घंटे की मैक्सिमम ही हम करेंगे, उससे ज्यादा तो पता नहीं फिर होगी या नहीं होगी। तो मैं सोच रही हूँ या तो दो वीडियो के अंदर पार्ट बी को मैक्सिमम, और या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर हम करेंगे तो 3 वीडियो के अंदर जो आपका पार्ट भी है उसको मैं कंप्लीट करा दूं, और ऐसे ही फिर हम सी को कर ले। अगर हम ऐसे करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली पूरे चांसेस है कि भी हम अभी नवंबर के अंदर ही अपना जो सिलेबस है स्टेट का उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आप बताइए कि भी ऐसे करें या फिर ऐसे ही करते रहे जैसे कि चल रहा है, कि आपको डेली बेस पे 1-1, 2-2 टॉपिक है वो मैं कराऊं। क्योंकि अगर मैं ऐसे कराऊंगी आपको डेली बेस पे 1-1, 2-2 टॉपिक, तो मे भी हो सकता है कि फिर शायद आप लोगों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो पार्ट ए के लिए ऐसे ही रख लेते हैं जो अभी चला हुआ है, और पार्ट बी और सी के लिए हम मैराथन रख लेंगे। पार्ट बी को 2 मैराथन के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे ही सी को, या फिर मैक्सिमम जाएंगे तो 3 हम कर लेंगे। तो इसके लिए आप मेरे को ना टाइमिंग बता देना कि भी किस टाइम। मैं सोच रही हूँ जो हम मैराथन रखे ना उसको लाइव रख ले। ठीक है, ये भी आप मेरे को बता देना, लाइव रखे या फिर आपको रिकॉर्डेड में दूं, या तो मैं आपको रिकॉर्डेड दे दूंगी। ठीक है, अगर लाइव रखे तो वो भी मेरे को बता देना, टाइम मेरे को बता देना कि मैम इस टाइमिंग पे हम रख लेंगे। फिर थोड़ा मैं भी देख लूंगी अपने अकॉर्डिंग, और आप लोगों की तरफ से भी मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये टाइम हमारा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो या तो कल से या फिर परसों से मैं सोच रही हूँ। ठीक है, या तो कल रख लेंगे या फिर परसों। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि आप जैसा कहोगे उसी के अकॉर्डिंग ही मैं फिर आगे डिसीजन में लूंगी कि भी क्या करना चाहिए। तो मैक्सिमम जितना हो सके उतना कमेंट्स है वो कीजिए, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे तो उतना ही मेरे लिए अच्छा रहेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर मेरे को भी पढ़ाने में मजा आएगा, और इस तरह से फिर जो हमारे सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ ये डिस्कस किया। तो प्लीज आप मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में क्या टाइमिंग आपको चाहिए, कल से करें या फिर परसों से। अच्छे से सोच लीजिए, टाइम बता दीजिए भी, रात को, दोपहर को, जो भी टाइम आपको सुटेबल लगे। और लाइव रखें या फिर रिकॉर्डेड आपको चाहिए, और ये भी कल या परसों, इसमें से एक डिसीजन लेके मेरे को बता देना। और अगर लाइव रखे तो फिर मैक्सिमम बच्चे हैं वो लाइव के टाइम रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी पढ़ाने का में अच्छा लगता है कि जब हाँ साथ में बच्चे भी है, इंटरेक्शन जब आपस में बनती है ना तभी मजा आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं इनके आंसर है वो मेरे को बताना भी कैसे क्या करना। तो चलिए अभी अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखिए हमारा टॉपिक क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस आपको पता ही है, बिजनेस मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भाई क्या है, और इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भाई इन्वायरमेंट भी आप स्टार्टिंग से सुनते आ रहे भी, हमारा वातावरण चारों तरफ से हम जो घिरे हुए हैं वातावरण से, जो भी फैक्टर्स है,
ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि भी वे सारे के सारे फैक्टर्स हमारे इंक्लूड होंगे जो कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, चाहे हम इसमें इंडिविजुअल्स है या फिर अदर सोर्सेज है, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, जो भी एक बिजनेस की फंक्शनिंग है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसको इफेक्ट करते हैं, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपका क्या हुआ, इट इंक्लूड्स टोटलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सभी इंडिविजुअल्स इसमें आ जाएंगे, इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, अदर फोर्सेज आ जाएंगे जो कि आउटसाइड है, बिजनेस के बाहर है और बिजनेस की फंक्शनिंग है उसको क्या करे, अफेक्ट कर रहे हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा कहलाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस जो इन्वायरमेंट है वो दो तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए जो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ ना भाई, ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ ना, बिल्कुल जो पेड कोर्स वाला कंटेंट है ना वो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको ना पेड कोर्स में भी शायद ऐसा कंटेंट ना मिले। अभी टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, मेरे पास भी टाइम की कमी है, नहीं तो मैं आपको बिल्कुल सारा A to Z, आपको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मैं आपको करा सकती हूँ, ठीक है। बट वही है, आप लोगों की तरफ से भी मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स चाहिए, तो ज्यादा रिस्पॉन्स मेरे को मिलता है तो फिर मैं भी कोशिश करती हूँ टाइम निकालने की। अब इतना भी ये है कि भी टाइम निकाल के जैसे भी मैनेज करके मैं आप लोगों को करा रही हूँ, नहीं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको एस्टेट, और एस्टेट की अगर मैं बात करूँ, एस्टेट 1-1.5 महीने की तैयारी में भी ना, सब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, 1-1.5 महीने की तैयारी में भी ना आप लोग आराम से निकाल सकते हो। और अभी भी आपके पास जो ये 20-25 दिन बचे हैं, आई थिंक 20 दिन के करीब ही लगा लीजिए, तो अगर कोई बच्चा चाहे ना तो 20 दिन में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। बट वही है, उसको थोड़े से एफर्ट वो ज्यादा डालने होंगे तब भी होगा, तो इसलिए एस्टेट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और आपने तो काफी कर लिया है, ठीक है। तो आप लोगों का रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए, जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स होगा फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराना, ठीक है। तो वो आप लोगों पे डिपेंड करता है। अब देखिए वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और जितना हो सके उतने कमेंट कीजिए। तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो इंटरनल का मतलब क्या है, आंतरिक, अंदर, ठीक है। वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस के अंदर ही है, अंदर ही कुछ फैक्टर है जो बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल। वहीं पे एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहरी, ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है, बाहर। तो वो फैक्टर्स, वे सोर्सेज, वे इंडिविजुअल, वे इंस्टीट्यूशन जो बिजनेस को बाहर से अफेक्ट कर रहे हैं उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो अब इंटरनल में क्या आ जाएगा, अब इंटरनल में आ जाएगा जो बिजनेस, उसकी जो एसेट है, उसके जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बोले तो मार्केटिंग जो स्ट्रेटजी है, अदर स्ट्रेटजी है, पॉलिसीज है, ये सारी की सारी क्या है, ये जो एक बिजनेस है उसके अंदर है, ठीक है। इंटरनल का मतलब क्या हुआ, जो भी फैक्टर हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, इसके अंदर फिजिकल एसेट्स है, ठीक है, जो भी फिजिकल एसेट है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फिजिकल एसेट्स है, उसकी जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, फाइनेंशियल मार्केटिंग रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी एटसेट्रा, ये सारी के सारे क्या है, इंटरनल। वहीं पे एक्सटर्नल अभी मैंने बताया आपको बाहरी। तो इसको दो पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है, माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो, ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। अब देखिए इसमें भी हमारे दो पार्ट क्या है, एक्सटर्नल में भी हमारे फैक्टर कैसे है, कुछ फैक्टर तो ऐसे है तो वो बाहरी, बट कहीं ना कहीं वे थोड़ा सा हमारे बिजनेस के क्लोज है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी हमारे दो तरह के फैक्टर है जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, एक तो है माइक्रो, एक है मैक्रो। तो माइक्रो एक्सटर्नल फैक्टर हमारे कौन से है तो भाई ये आउटसाइड द बिजनेस फैक्टर जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करे, बट कहीं ना कहीं कुछ हद तक हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं। वहीं पे मैक्रो का मतलब ऐसे है कि भी जो हमारे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है, जिन पर हम कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब तो क्या है कि भी ऐसे फैक्टर जिन पर हमारा टोटल कंट्रोल है, वे हमारे कंट्रोल के अंदर है, जैसा हम चाहे ऐसे उसको मैनेज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है, जिसको हम क्या है कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे कंट्रोल से बाहर है। लेकिन उसमें भी फिर दो तरह की है, एक तो है माइक्रो। हाँ, माइक्रो में हमारा है तो एक्सटर्नल, बट कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो मैक्रो है ना, अगर रियलिटी में बात करें ना बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो जो मैक्रो हमारा इन्वायरमेंट है ना, यही हमारा एक्चुअल में बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। क्योंकि मैक्रो के अंदर हमारे वे फैक्टर आएंगे जिन पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। कैसे, जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हमारी हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी हमारी चेंज हुई, तो कोई ऐसी पार्टी आ गई जो हमारे फेवर में नहीं है, तो क्या हमारे हाथ में है कुछ हम कर सकते हैं? नहीं ना। इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है,
इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, अभी क्या ये हमारे हाथ में है? नहीं है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होगी तो ये सब क्या हमारे हाथ में है? नहीं है, बिल्कुल हम आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वो आएगा मैक्रो के अंदर, ठीक है। अब मैक्रो में हमारे कौन कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा हमारा कस्टमर। अब देखिए कस्टमर, अभी कस्टमर के ऊपर हमारा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम क्या कस्टमर को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा कस्टमर आ जाएगा, इसमें हमारा सप्लायर आ जाएगा, इसमें हमारा इंटरमीडियरीज आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है भी इफेक्ट करेंगे, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर हम इनको चाहे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सप्लायर है, हम उनसे रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, अब हमारी उनसे कहा सुनी हो गई। अब कहा सुनी होगी तो भाई अब वो जो सप्लायर है वो मेरे को अब रॉ मटेरियल नहीं देगा, तो मेरा बिजनेस अफेक्ट हुआ ना, उससे अफेक्ट तो हुआ, बट ये तो नहीं है ना कि भाई अब टोटली वो उसी पे डिपेंड है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए इफेक्ट होगा, अब मैं किसी दूसरे सप्लायर को ढूंढ लूंगी, ठीक है। हाँ, बट कहीं ना कहीं भाई एक टाइम तो हमारा इफेक्ट हुआ। तो इसलिए हमने कहा माइक्रो के अंदर वे फैक्टर आएंगे जो है एक्सटर्नल, लेकिन कुछ हद तक हम उन पर क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ये एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट के अंदर हमारा कस्टमर है, ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया इंटरमीडियरीज है, इसी के साथ ही हमारा कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा? हमारा एक्सटर्नल, इसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। क्योंकि एक्सटर्नल ये हमारा क्या है? एक्सटर्नल माइक्रो इन्वायरमेंट, और दूसरा हमारा क्या है? एक्सटर्नल मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर मैं करती हूँ मैक्रो की, भाई जिसपे हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अब जैसे कि मैंने इसमें क्या बताया आपको, इसमें हमारा पॉलिटिकल, अभी मैंने आपको बताया कि इस तरह से पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, दिखाई तो दे रहा होगा ना आप लोगों को? एक मिनट चेक करती हूँ, हाँ दिख रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे आ जाएगा लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है। लीगल का मतलब क्या है? जो भी रूल्स रेगुलेशन, जो लॉज है, ठीक है। तो भाई उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर कंट्री के अंदर कोई ऐसा लॉ आ गया जो हमारे बिजनेस के खिलाफ है, या फिर जिसकी वजह से हमें अब यहाँ पे नुकसान होगा, तो भाई अब हमारा तो कोई कंट्रोल नहीं है, वो तो भी सबको फॉलो करना, तो हमें भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? लीगल आ जाएगा। इकोनॉमिक हो गया, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है। और इसी के साथ ही हाँ, तो ये आ गया आपका माइक्रो, ये हो गया आपका मैक्रो। उसके बाद अब देखिए ये हो गया हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। सोशल के अंदर हमारा कैसे आ जाएगा? जैसे पॉपुलेशन, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ एंड डेथ रेट है, भाई ये हमारे हाथ में नहीं है। टेक्नोलॉजी में मैंने आपको क्या बताया, अभी कोई भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, या फिर जो मशीनरी मेरे पास थी अब वो चलन में नहीं रही, न्यू आ गई, तो भी मेरे को तो नुकसान हुआ ना कि भाई अब इस मशीन का यूज नहीं होगा। तो इस तरह से, तो ये हमारा क्या बेसिकली जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये हमारे लिए थ्रेट, मतलब कि ये थ्रेट भी हमारे लिए कर सकता है क्रिएट, और इसी के साथ ही हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। मे भी ऐसा हो सकता है कि भी हमारे फेवर में जाए। कैसे? जैसे पॉलिटिकल पार्टी की बात करती हूँ कि भी अभी पॉलिटिकल पार्टी है ना, हमारे फेवर वाली आ गई, ठीक है, सत्ता के अंदर वो पार्टी आ गई जो हमारे फेवर में थी, भाई हमें पता था अगर ये आएगी तो हमें बेनिफिट होगा, तो फिर हुआ ना हमें बेनिफिट। तो वही है कि भी उसका हमें बेनिफिट भी मिल सकता है और उसका हमें डिसएडवांटेज भी यहाँ पे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा फैक्टर टू फैक्टर, ठीक है। तो इसलिए हमारा एक फीचर है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ना, उसका एक फीचर है, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि भी वो स्पेसिफिक जब आपको अफेक्ट करे तो उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक, और जनरल का मतलब क्या है कि कोई ऐसा फैक्टर जो सभी को कर रहा है, ठीक है, सभी को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम कहेंगे जनरल। तो इसलिए ये फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का कि वो क्या हो सकता है, स्पेसिफिक भी और आपका जनरल फोर्सेज भी। अब उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है जो वो है क्या, डिमोनेटाइजेशन। तो ये भी आपका गिवन है, ठीक है, साफ किससे करूं। तो देखिए डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, देखिए ये तो आपको पता ही होगा, अभी थोड़े टाइम पहले 2016 के अंदर आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, और मोदी जी ने एकदम से अनाउंस किया था, ठीक है, कि जो 500 के और जो 1000 के नोट है उनको बैन किया गया था ना, ऐसा ही था ना कुछ। अभी देखो, तो पहले देखते हैं डिमोनेटाइजेशन क्या है।
अब देखिए डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है। डीमोनेटाइजेशन बेसिकली आपकी एक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है कि भाई जो एक करेंसी है एक कंट्री के अंदर, जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है जिसको एक लीगल स्टेटस दिया गया है, उसके लीगल स्टेटस को, ठीक है, उसको क्या करना, कैंसिल करना, वो हमारा क्या कहलाता है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हम किसको कहेंगे, डीमोनेटाइजेशन हम किसको कहेंगे, स्पेलिंग ठीक है ना, हाँ। ये एक प्रोसेस है ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द लीगल स्टेटस गिवन टू अ पर्टिकुलर करेंसी सर्कुलेटिंग इन अ कंट्री, ठीक है, इन द कंट्री। एक कंट्री के अंदर जो करेंसी सर्कुलेट है, जो करेंसी चल रही है, उसका जो लीगल स्टेटस है उसको कैंसिल करना ही डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। जैसे मोदी ने 500 रुपए के नोट और जो 1000 रुपीज के नोट थे उसको क्या किया था, डीमोनेटाइजेशन। तो उसका डीमोनेटाइजेशन का मतलब कि भाई ये हमारी करेंसी थी, ठीक है, 500 रुपए का नोट था, 1000 रुपए का नोट था, वो कंट्री के अंदर सर्कुलेट हो रहा था, लेकिन तुरंत मोदी ने बोल दिया कि भाई अब इसकी वैल्यू नहीं रहेगी। वो एक टाइम दिया गया था कि भाई इस टाइम तक आप इसको कन्वर्ट करा लीजिए या बैंक में जमा कर दीजिए, उसके बाद अगर आपके पास 500 रुपए का नोट है या 1000 रुपए का नोट है तो उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, तो उसका जो लीगल स्टेटस है उसको क्या कर दिया, कैंसिल। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं हम डीमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो यही है डीमोनेटाइजेशन। तो नवंबर, ये आपका 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, 8 नवंबर 2016 को यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने अनाउंसमेंट की थी, ये जो आपका डिमोनेटाइजेशन किया था 500 रुपए का और जो 1000 रुपए का नोट था इसका। तो इसका मेन पर्पज यही था कि भी जो लोगों के पास जो ब्लैक मनी है ना उसको निकलवाने का पर्पज था, ठीक है, उस वजह से किया गया था। तो ये था आपका डिमोनेटाइजेशन। इसी के साथ एक थोड़ा सा और इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अलग से तो आपका टॉपिक इसमें सिलेबस के अंदर नहीं है, बट ये आपका बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लो, जो चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट, यहाँ पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका भी थोड़ा सा मीनिंग आप देख लीजिए। इनकेस अगर छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो आपको अगर मीनिंग पता है तो आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। देखिए, एक तो होता है आपका लिबरलाइजेशन, एक होता है आपका प्राइवेटाइजेशन और एक होता है आपका क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब ये है क्या, तो 1991 का जो आपका रिफॉर्म है ना उसके अंदर ये आएंगे। अब मैं इसका मीनिंग बता देती हूँ, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे लिबरेटिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम द लाइसेंसिंग एंड द अदर रेगुलेशन। पहले क्या था कि भी आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो इतने सारे रूल रेगुलेशन थे, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तब जाके आप ये काम आप शुरू कर सकते हो। तो आपका लिबरलाइजेशन किया गया। इसका लिबर्टी का मतलब क्या होता है, भी फ्री, आज़ादी देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जैसे जो लाइसेंस वगैरह लेना है, ठीक है, जो भी रूल रेगुलेशन थे उसमें सरकार ने क्या किया, आपको आज़ादी दी, उसी को क्या कहलाया, उसी को हमने कहा लिबरलाइजेशन। इसके साथ है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन में हमारा क्या था कि जो पब्लिक एंटरप्राइज थी ना वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, तो तब यहाँ पे डिसीजन लिया गया कि जो पब्लिक एंटरप्राइज है ना उसकी जो मैनेजमेंट, उसकी जो ओनरशिप है ना वो प्राइवेट हाथों में दे दो। क्योंकि आप सभी को पता ही है, अगर हम पब्लिक एंटरप्राइज की बात करते हैं प्राइवेट की तो कितना डिफरेंस है। जैसे स्कूल्स की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए और आप सरकारी स्कूल में देख लीजिए क्या हालात है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं मोदी है वो प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि भी प्राइवेटाइजेशन में क्या है, बंदा ज्यादा काम करता है। सरकारी का तो क्या है, सभी की यही सोचे कि भाई एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए तो फिर आराम से बैठ के खाएंगे, फिर काम कोई नहीं करता। और उस वजह से फिर जो पब्लिक एंटरप्राइज है ना वो लॉस में चली जाती है। तो उन सबको देखते हुए डिसीजन लिया गया कि जो ओनरशिप है, जो मैनेजमेंट है ना पब्लिक एंटरप्राइज की, उसको किसके हाथों में दे दो, प्राइवेट के हाथों में। वही हमारा क्या कहलाया, प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोब का मतलब आप सभी को पता ही है क्या भाई, जब पूरे ग्लोब की बात करते हैं, पूरी धरती की हम बात करते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेट करना डिफरेंट इकोनॉमीज इनटू अ वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है। कि पहले क्या था कि भाई पहले हम जो भी लेते थे, जो भी देते अपने देश के अंदर ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सब करना स्टार्ट किया। फिर पहले 1-2 कंट्री में किया, तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे
बोलते हैं ना कि पूरा जो ग्लोब है ना वो एक विलेज बन चुका है, एक गांव बन चुका है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि एक कंट्री की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड की जो कंट्री है उनके साथ इंटीग्रेट करना, जो भी रिस्ट्रिक्शन है ना, जो भी बैरियर्स है ट्रेड पर, उनको हटाना। भाई किसी तरह का आप बैरियर्स मत रखो, अगर हम बैरियर कम रखेंगे तो फिर हम एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ आराम से और ज्यादा ट्रेड करेगी वही हमारा क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव करना बैरियर्स टू फ्री फ्लो ऑफ द गुड्स सर्विसेज कैपिटल लेबर, कि चाहे गुड्स हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे कैपिटल हो, चाहे लेबर हो, उन सभी का एक फ्री फ्लो होना चाहिए बिटवीन कंट्रीज। तो यही आपका क्या कहलाया, ग्लोबलाइजेशन। तो आपको मीनिंग आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका है। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा डिटेल में स्टेट में नहीं जाएगा, तो यहीं से कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट है, देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ, जो ये किया गया, जो गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंज किया गया, मतलब लिबरलाइजेशन आपका किया गया, प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया, इसका बेनिफिट क्या हुआ, कंपटीशन अब वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। इसी के साथ ही ज्यादा से ज्यादा कस्टमर देखने को मिले, टेक्नोलॉजी की एक दूसरे ने यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है उसको चेंज किया। तो आप देख ही सकते हो भाई, आज के टाइम में आप देख ही सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन का जो फर्क है वो आपको बिल्कुल आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा। आज और आज से 100 साल पहले का इंडिया आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हुआ। तो आज हम इतना ही करते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक करा दूंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट एक आपका प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ये दोनों आपको करा दूं, ठीक है। अगर ये 2 मैंने आपको करा दिए, जैसे कल ही मैंने आपको करा दिए, तो फिर आपके 5 या 6 टॉपिक बचेंगे। तो 3 या 4 दिन में आपका पार्ट ए है वो कंप्लीट हो जाएगा, 3 या 4 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन जाएंगे आपके। तो 4 दिन के अंदर आज 18 हो चुके हैं ना, तो 22 नवंबर तक, 22 या 23 नवंबर तक आपका पार्ट ए है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, और पार्ट बी और सी बचेगा। और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि उसको हम कैसे करने का सोच रहे हैं। तो एक बार आप अपना रिप्लाई जरूर देना, आप मेरे को जरूर बताना कि भी पार्ट बी और सी आपको कैसे करना, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी का कोई भी कैसा भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इसी के साथ एक बात और है, एमसीक्यू मैं शायद आप लोगों को नहीं करा पाऊंगी, क्योंकि मैं सिलेबस ही कंप्लीट करा दूं, वही बड़ी बात है, टाइम की कमी है मेरे पास भी। तो इसलिए एमसीक्यू आप अपने बेस पर अपने खुद से कीजिए, डेली के आप 50-100 जितना हो सके उतने एमसीक्यू कीजिए। पीवाईक्यू जरूर करके जाना, ठीक है। अभी से स्टार्ट कर दीजिए पीवाईक्यू भी। अगर आप एक दिन में नहीं कर पा रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर है जैसे आप उठाइए, अगर 60 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर एक दिन में नहीं कर पा रहे तो 2 दिन में आप कर लीजिए, ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। बट पीवाईक्यू भी जितना सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है उतना ही पीवाईक्यू करना जरूरी है। इसी के साथ ही एक बात और, 100% सिलेबस अगर ना कंप्लीट हो तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, बट जितना भी करो ऐसा करना कि अगर वहां से क्वेश्चन आए ना, वहां से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे अगर आपने 70% ही सिलेबस कर पाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 70% आप ऐसा कर लेना कि भाई इस 70% में से अगर कोई क्वेश्चन आए तो फिर वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस मेरे कहने का मतलब क्या है, मल्टीपल आपको यहाँ पे रिविजन करना, ठीक है, मल्टीपल जितना हो सके। कम से कम अगर आपने 70% सिलेबस कर लिया है तो कम से कम 3 टाइम्स आपको उस सिलेबस को रिवाइज करना है। इस चक्कर में मत भागना कि भाई पहले मैं कंप्लीट करूंगा 100%, उसके बाद रिवाइज करूंगा, फिर टाइम आपको नहीं मिलेगा। तो जितना भी आप करते जा रहे हो उसको डेली बेस पे रिवाइज कीजिए, और या फिर ऐसे कर लीजिए कि भी 1 वीक के अंदर आपके जो जो टॉपिक हुए ना, तो एक दिन रख लीजिए, जैसे संडे रख लीजिए। अब संडे को आपको न्यू नहीं पढ़ना, पहले आपको क्या करना है, जितना आपने कर लिया ना उसको रिवाइज करना, उसको रिवाइज करने के बाद फिर आप जो न्यू टॉपिक है वो देखिए। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो भाई आप ऐसे कीजिए, वैसे आप लोग समझदार हो ही, ठीक है। स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो भाई पीजी आपने एमकॉम करने के बाद आप ये एग्जाम दोगे तो समझदार आप हो ही, और जो आपको ठीक लगे आप वैसा करना। नहीं तो मैंने आपको बता दिया, ये आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी है। सिलेबस जितना करो ऐसा करो कि वहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। इसी के साथ ही मल्टीपल कम से कम 3 बार आपको रिवाइज करना है, और डेली आपको एमसीक्यू है 50 एमसीक्यू डेली लगाइए, और पीवाईक्यू है वो जरूर सोल्व कीजिए, ठीक है। अगर ऐसे आप करोगे तो आप अपना जो स्टेट है उसको आराम से निकाल लोगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना उसके अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।